नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आइग्नोस पाठशाला साथ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर पर चर्चा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हमारे पास इग्नू का स्टडी मटेरियल है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल थ्योरी आखिर है क्या चीज, मतलब पैदा कैसे हुई। बीच में तो एक बार इसकी मौत की खबर भी आ गई थी, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई। ये एक पूरी मिस्ट्री है और आज हम इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे शब्दों से कैसे अलग है। हाँ, और ये क्यों सिर्फ किताबों की बात नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये मिस्ट्री वाकई मजेदार है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ परिभाषाओं का खेल नहीं है। ये समाज में चल रही उथल-पुथल, संकटों और बहसों का नतीजा है। हम ये भी देखेंगे कि इसे समझने के अलग-अलग नजरिए क्या हैं। कुछ लोग इसे इतिहास की नजर से देखते हैं, तो कुछ विज्ञान की। तो चलिए फिर इस जासूसी का पहले तमाम उठाते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, ये राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी आखिर है क्या भला। देखिए, इस इग्नो मटेरियल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। ये बताता है कि पॉलिटिकल थियरी राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के कोर एरियाज में से एक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर ये हाल ही में उभरा है। पहले जो लोग इस फील्ड में काम करते थे वे खुद को या तो फिलोसोफर मानते थे या साइंटिस्ट। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का टैग बाद में आया। हाँ, बहुत बाद में। एक मिनट, तो क्या पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल साइंस एक ही चीज है, क्योंकि ये शब्द तो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ पर टेक्स्ट जोर देता है कि कुछ हद तक इन्हें पर्यायवाची माना जा सकता है, क्योंकि बिना थ्योरी के साइंस मुमकिन नहीं है ना। पॉलिटिकल थ्योरी उन सभी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को समेटता है जो हमारे सोशल एग्जिस्टेंस पर, हम समाज में एक साथ कैसे रहते हैं, इस पर एक क्रिटिकल नजरिया डालते हैं। ठीक है, पर आपने कहा कुछ हद तक, तो फर्क तो है। हाँ, एक बारीक सा फर्क है जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये तो एक उलझी हुई गुत्थी लग रही है। अक्सर हम 4 शब्द सुनते हैं: पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और सच कहूं तो ये चारों काफी कंफ्यूजिंग है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ये एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं, लेकिन सबके काम और स्वभाव अलग-अलग है। हाँ, ये मजेदार रहेगा। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है पॉलिटिकल साइंस। ये परिवार के रिपोर्टर है। इनका काम है फैक्ट्स इकट्ठा करना और बताना कि क्या है। व्हाट इज? हाँ, व्हाट इज, ये चुनाव कैसे होते हैं, सरकारें कैसे काम करती हैं, लोग वोट क्यों देते हैं, इन सब पर डेटा बेस्ड लॉज बनाने की कोशिश करते हैं। इनका फोकस पूरी तरह से जमीनी हकीकत पर होता है। तो पॉलिटिकल साइंस हुआ रिपोर्टर, जो क्या है बताता है। तो फिर पॉलिटिकल थियरी क्या करता है? पॉलिटिकल थ्योरी परिवार का वो सदस्य है जो सपने देखता है, एक आर्किटेक्ट की तरह। ये सिर्फ क्या है से संतुष्ट नहीं होता है, ये पूछता है कि क्या होना चाहिए। What should be? बिल्कुल, ये राजनीतिक घटनाओं पर नैतिक और दार्शनिक मानदंड लागू करता है। ये न्याय, समानता, अधिकार जैसे आदर्शों की बात करता है। एक बेहतर दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो एक रिपोर्टर है और एक आर्किटेक्ट या सपने देखने वाला। अब आते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। ये तो और भी गहरा लगता है। बिल्कुल, पॉलिटिकल फिलॉसफी परिवार के दादाजी हैं। हाँ। ये सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पूछते हैं, जैसे न्याय का असली मतलब क्या है, एक अच्छा जीवन क्या होता है। यहाँ स्टडी मटेरियल एक कमाल की बात कहता है। हर पॉलिटिकल फिलॉसफर एक थियोरिस्ट होता है, लेकिन हर थियोरिस्ट एक फिलॉसफर नहीं होता। वाह। और आखिरी सदस्य, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये तो हम रोज सुनते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, उदारवाद, मार्क्सवाद। हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी परिवार का वो जोशीला नेता है जिसके पास हर चीज का एक्शन प्लान है। आइडियोलॉजी एक पूरा पैकेज है। इसमें दुनिया को देखने का एक सेट सिस्टम होता है और उसे बदलने का एक डिटेल्ड एक्शन प्लान भी होता है। तो इसका मकसद सिर्फ समझना नहीं, बदलना है। एकदम, इसका मकसद दुनिया को एक खास दिशा में बदलना है, और ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए अक्सर क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज भी करती है। वाह, ये तो कमाल का तरीका है समझने का। रिपोर्टर, आर्किटेक्ट, दादाजी और नेता, ये तो अब कभी नहीं भूलूंगा। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सिद्धांतकार क्या करता है, तो सवाल ये उठता है कि इस सिद्धांत बनते कैसे हैं। क्या ये किसी लैब में तैयार होते हैं? नहीं, ये लैब में बिल्कुल नहीं बनते। हमारा सोर्स मटेरियल यहाँ हेगल का एक मशहूर कोट देता है, मिनर्वा का उल्लू तब उड़ान भरता है जब अंधेरे की परछाई बढ़ जाती है।
मिनर्वा ज्ञान की देवी हैं और उनका उल्लू प्रतीक है बुद्धिमत्ता का। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत हमेशा संकट या बड़े सामाजिक बदलावों के बाद पैदा होता है। जब कोई व्यवस्था खत्म हो रही होती है या समाज में कोई बड़ी गड़बड़ चल रही होती है, तब जाकर हमें समझ आता है कि असल में हो क्या रहा था। अच्छा। और तब सिद्धांतकार उस संकट का विश्लेषण करके भविष्य के लिए सिद्धांत गढ़ते हैं। कमाल है। तो मतलब सिद्धांतकार भविष्यवक्ता नहीं होते, वो तो एक तरह से समाज के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं। कहते हैं कि असल में गड़बड़ क्या थी, जैसे प्लेटो और अरस्तु ने तब लिखा जब यूनानी शहर राज्य पतन की ओर थे। एकदम सही। और इसी वजह से एक सिद्धांतकार की भूमिका दोहरी हो जाती है, एक वैज्ञानिक की भी और एक दार्शनिक की भी। वैज्ञानिक के तौर पर वो राजनीतिक हकीकत का वर्णन करता है, लेकिन दार्शनिक के तौर पर वो एक बेहतर समाज के लिए नियम और आदर्श तय करता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान अपने समाज, अपनी परवरिश से पूरी तरह अलग होकर सोच सकता है? सोर्स कहता है कि एक सच्चे सिद्धांतकार को किसी देश या पार्टी में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रहे। पर क्या ये संभव है? ये पॉलिटिकल थ्योरी की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। सिद्धांतकार कोशिश तो करते हैं निष्पक्ष रहने की, लेकिन वो भी अपने समय और समाज की ही उपज होते हैं। उनकी सोच पर उनके आसपास के माहौल का असर पड़ना लाजमी है। बात तो सही है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, सिद्धांत बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लेकिन फिर 20वीं सदी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े बड़े विचारक कहने लगे, खेल खत्म, पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। ये एक बहुत बड़ा दावा था। आखिर ऐसा क्या हो गया था? ये इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़ है। इसकी वजह थी दो नए विचारों का तूफान। एक था व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, और दूसरा था तार्किक सकारात्मकवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इन दोनों का मूल मंत्र एक ही था, ज्ञान केवल वही है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकें, जिसे हम नाप सकें और वेरीफाई कर सकें। मतलब सिर्फ फैक्ट्स ही सच हैं। बिल्कुल। और पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत तो पूरी तरह से मूल्यों, नैतिकता और क्या होना चाहिए जैसी बातों पर टिका था, जिन्हें आप किसी लैब में तो टेस्ट नहीं कर सकते। एकदम। तो इन नए विचारों के पैरोकारों ने कहा कि प्लेटो से लेकर हेगल तक जो कुछ भी लिखा गया है वो सब या तो इतिहास है या फिर कोरी बकवास। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि न्याय या समानता को आप कैसे नापेंगे? डेविड ईस्टन जैसे विचारकों ने ऐलान कर दिया कि पॉलिटिकल थियोरी का पतन हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिद्धांतकार बस पुराने विचारों की चीर-फाड़ कर रहे हैं, कुछ भी नया और रचनात्मक नहीं कर रहे। तो क्या ये वाकई पॉलिटिकल थियोरी का अंत था? क्या सबने मान लिया कि अब सिर्फ डेटा और फैक्ट्स की ही बात होगी? नहीं, कहानी अभी बाकी थी। इसका एक जबरदस्त पुनरुत्थान हुआ, एक काउंटर अटैक हुआ, और इस लड़ाई के हीरो बनकर उभरे लियो स्ट्रॉस और हन्ना एरेंट जैसे विचारक। स्ट्रॉस ने बहुत तीखा और पावरफुल तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नया वैल्यू फ्री राजनीति विज्ञान है, यह सही और गलत के बीच फर्क करने में पूरी तरह अंधा है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसका मतलब? स्ट्रॉस का तर्क था कि ये नया विज्ञान नाजीवाद और साम्यवाद जैसे टोटलिटेरियनिज्म को देखकर सिर्फ आंकड़े बता सकता था कि कितने लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था कैसे चली, पर ये कहने की हिम्मत या क्षमता नहीं रखता था कि ये बुरा है, ये अन्याय है। क्योंकि बुराई और अन्याय तो वैल्यू जजमेंट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। बिल्कुल। स्ट्रॉस ने कहा कि इस नए विज्ञान ने खुद को नैतिक रूप से दिवालिया बना लिया था। वाह। तो स्ट्रॉस कह रहे थे कि मूल्यों और नैतिकता के बिना राजनीति को समझना, उसे सही गलत ठहराना नामुमकिन है। आप राजनीति को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बना सकते। एकदम सही। स्ट्रॉस ने कहा कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता। एक राजनीतिक दार्शनिक का काम सिर्फ तथ्य इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज करना है। और इसी बहस ने पॉलिटिकल थ्योरी को एक नई जिंदगी दी। ये बहस तो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है, खासकर आज की दुनिया में। चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने और समझने के अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं। स्टडी मटेरियल 4 मुख्य तरीकों की बात करता है। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं समझा जा सकता। जैसा हमने पहले बात की, प्लेटो के विचार एथेंस के संकट को समझने के लिए थे, तो लॉक के विचार इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन के संदर्भ में। ये अप्रोच मानती है कि अतीत को समझना वर्तमान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी कोई सीमा भी तो होगी। मतलब हर जमाना नया होता है, नई चुनौतियां लाता है। क्या हम हमेशा अतीत के चश्मे से ही आज को देख सकते हैं?
ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। हर ऐतिहासिक स्थिति यूनिक होती है। अतीत के सिद्धांत हमेशा आज की समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते। अगर हम सिर्फ इतिहास से ही चिपके रहेंगे तो शायद नई सोच के दरवाजे बंद कर दें। ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण है मानक या नॉर्मेटिव अप्रोच। इसके बारे में हमने थोड़ी बात की है। हाँ, ये वही आर्किटेक्ट वाला दृष्टिकोण है। ये सीधे सीधे मूल्यों और क्या होना चाहिए पर फोकस करता है। एक आदर्श समाज कैसा हो, न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसी हो, प्लेटो की रिपब्लिक से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या ये आदर्श समाज की बातें थोड़ी ख्याली पुलाव जैसी नहीं लगती हैं? क्या इससे हम असल दुनिया की मुश्किलों से दूर नहीं हो जाते? ये एक जायज आलोचना है और कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अप्रोच बेकार है। हमारा सोर्स जॉन रॉल्स की मशहूर किताब अ थियोरी ऑफ जस्टिस का उदाहरण देता है। रॉल्स ने नॉर्मेटिव तर्कों का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि एक न्यायपूर्ण समाज में संसाधनों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, और इसने दुनिया भर में वेलफेयर स्टेट की बहसों को प्रभावित किया। अच्छा, तो ये ख्याली पुलाव नहीं बल्कि असल दुनिया को बेहतर बनाने का एक नक्शा हो सकता है। बिल्कुल। समझ गया। अब आते हैं इसके ठीक उल्टे दृष्टिकोण पर, एम्पेरिकल अप्रोच। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मेटिव थियरिस्ट एक आर्किटेक्ट है जो एक आदर्श घर का नक्शा बना रहा है। वहीं एम्पेरिकल थियरिस्ट एक सिविल इंजीनियर है जो मौजूदा बिल्डिंग का सर्वे करके बता रहा है कि उसकी नींव में कितनी दरारें हैं। एक क्या होना चाहिए पर फोकस कर रहा है, दूसरा असल में क्या है पर। एकदम, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो ये एम्पेरिकल अप्रोच वही व्यवहारवादी क्रांति का नतीजा है। बिल्कुल। इसने वैल्यू फ्री यानी मूल्य मुक्त विज्ञान पर जोर दिया। इसका लक्ष्य था राजनीति का एक ऐसा विज्ञान बनाना जो सिर्फ देखे जा सकने वाले और वेरीफाई किए जा सकने वाले फैक्ट्स पर आधारित हो। सर्वे, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये सब इसी अप्रोच के टूल्स हैं। और अंत में चौथा दृष्टिकोण है कॉन्टेम्परेरी अप्रोच। ये नया खिलाड़ी कौन है? ये हाल के दशकों में उभरा है और ये बहुत दिलचस्प है। ये पिछले बड़े सिद्धांतों, खासकर उदारवाद और मार्क्सवाद के ग्रैंड नैरेटिव्स यानी बड़ी कहानियों की आलोचना करता है। ग्रैंड नैरेटिव्स की आलोचना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक वन साइज फिट्स ऑल थ्योरी पर सवाल उठाना। जैसे कोई ये कहे कि पूरी दुनिया को चलाने का बस एक ही सही तरीका है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत का कोई गांव। अच्छा। समकालीन विचारक कहते हैं कि नहीं, ये जो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं ये ज्यादातर पश्चिमी समाजों के अनुभवों पर बनी हैं। इन्हें आप हर कल्चर पर लागू नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हर जगह का अपना सच, अपनी कहानी होती है। बिल्कुल। ये अप्रोच समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद जैसे विचारों से प्रभावित है। ये यूनिवर्सलिज्म के बजाय डाइवर्सिटी पर यानी सार्वभौमिकता के बजाय विविधता पर जोर देती है। ये स्थानीय संदर्भों को ज्यादा महत्व देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि पॉलिटिकल थ्योरी कोई मरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ और लगातार बदलता हुआ फील्ड है। ये सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है, बल्कि समाज की बीमारियों को समझने और एक बेहतर भविष्य का रास्ता तलाशने का एक पावरफुल टूल है। और हमने ये भी देखा कि कोई भी एक दृष्टिकोण अपने आप में पूरा नहीं है। ऐतिहासिक, मानक, अनुभवजन्य और समकालीन सबकी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। शायद सबसे बेहतर सिद्धांत वही है जो इन अलग अलग नजरियों को मिला सके, जो एक सिविल इंजीनियर की तरह जमीनी हकीकत को भी देखे और एक आर्किटेक्ट की तरह बेहतर भविष्य का सपना भी देखे। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम सोशल मीडिया पर हर रोज बहस देखते हैं, एक तरफ लोग हैं जो डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो जो मोरालिटी और सही गलत को एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो असलियत है उस पर या जो होना चाहिए उस पर। यह सवाल शायद पॉलिटिकल थियरी का सबसे बड़ा और आज भी सबसे जरूरी सवाल है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।